हेलो स्टूडेंट, चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चल रहा है क्लास 12 में। चैप्टर नंबर 13 है ये। लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। उस इकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में बताया था कि इकोसिस्टम एनवायरनमेंट की वो यूनिट है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट करते हैं और बायोटिक फैक्टर्स आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, और इकोलॉजी है इन सभी इंटरैक्शन को स्टडी करना, यानी कि इकोसिस्टम को स्टडी करना ही इकोलॉजी है। ओके, तो इकोलॉजी के अंदर हम मेनली पढ़ेंगे कि नेचर में होने वाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच आपस में जो इंटरेक्शन है वो किस तरह की होती है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे एयर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, इन सभी से किस तरह से इंटरेक्ट करती है। जैसे मैं इस टाइम पर इंटरेक्ट कर रहा हूँ फिजिकल एनवायरनमेंट में एयर से, मैं इनहेल कर रहा हूँ ऑक्सीजन और रिमूव आउट कर रहा हूँ CO2, तो ये मेरी नॉन लिविंग से इंटरेक्शन है। और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैं इंटरेक्ट करूँ और नॉन लिविंग कंपोनेंट से इंटरेक्ट करूँ तो इसको मिलाकर हम बोलते हैं कि ये इकोसिस्टम बन गया। ठीक है, तो इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं इकोलॉजी, और जिसमें हमने पढ़ा है कि कौन कौन से बायोम होते हैं और बायोम किस बेसिस पर बनाए जाते हैं। बायोम बनाए जाते हैं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस, वहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशंस कैसी हैं, रेनफॉल किस तरह का है। तो दो मेन फैक्टर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है वो एक तो टेम्परेचर है और दूसरा एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन में दोनों आ गए, स्नोफॉल और रेन। ठीक है, हमने 6 बायोम पढ़े थे। डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सारे बायोम थे। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट की थी इकोसिस्टम को दो में डिवाइड किया था, एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर और कॉम्पिटिटर, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैथोजन जो दूसरे की बॉडी में डिजीज कॉज करे, पैरासाइट जो दूसरे की बॉडी के बाहर या अंदर, उसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रहे, तीसरा प्रीडेशन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाए, और चौथा कॉम्पिटिशन जो सेम स्पीसीज या दूसरी स्पीसीज के एक इंडिविजुअल से फूड, स्पेस और मैट के लिए कॉम्पिटिशन करे। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इसी तरह से इंटरेक्ट करती हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक तरह के प्रीडेटर्स हैं। काऊ बफेलो भी प्रीडेटर हैं जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं। काऊ बफेलो प्लांट्स को खाती हैं, हम प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, इसका मतलब हम प्रीडेटर्स। ठीक है, पैरासाइट कौन, जो हमारी बॉडी में जैसे सिर में लाइट होती है, जू होती है, या फिर लीच जो स्किन के नीचे से ब्लड तक कर लेती है, वो एक पैरासाइट के तौर पर है। कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, गली में घूमने वाले जो डॉग्स होते हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं, कॉम्पिटिशन उनके लिए। ठीक है, और वो कैट से भी झगड़ा करते हैं, कंपटीशन है। तो डॉग के बीच इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हुआ और डॉग कैट के बीच इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हुआ। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर भी होते हैं, पैथोजन भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और प्रीडेटर। एबायोटिक फैक्टर्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किस तरह के होंगे वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरह की है, उसी तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर रहेंगे। आपको पता है हर टाइप के हैबिटेट में हर टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनको टॉलरेट करते हुए एक स्पेसिफिक टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिफिक टाइप का प्लांट या एनिमल है, वही वहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे क्या क्या, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। टेम्परेचर क्यों अफेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम्स, और हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही काम करता है। कम या ज़्यादा टेम्परेचर होने पर वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होता है, जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर उसी तरह के ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। 3 अलग अलग लाइन में आपको एग्जाम्पल जो लिखने वो थे, फर्स्ट, मैंगो कैन नॉट बी ग्रोन इन जर्मनी एंड कनाडा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, मैंगो वहाँ ग्रो नहीं हो सकते। स्नो लियोपर्ड कैन नॉट बी फाउंड इन केरला, केरला में कभी भी स्नो लियोपर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि वो बर्फ वाले इलाकों में ही रहता है। और कटला फिश कभी भी ट्रॉपिकल ओशियन से नहीं फाइंड आउट की जा सकती क्योंकि उसके लिए वो कंडीशन सूटेबल नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर को टॉलरेट करने के बेसिस पर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताई थी, स्टीनोथर्मल और यूरिथर्मल। स्टीनोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहती है, मतलब ये कि उनको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए। उससे 5 से थोड़ा सा ज़्यादा जाते ही, 0 से थोड़ा सा कम होते ही वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत छोटी रेंज होगी जिसमें वो सर्वाइव कर सकती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टीनोथर्मल बोलते हैं। और ऐसी ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब 0 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर पाए, वो यूरिथर्मल होगी। तो आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि राजस्थान के जो लोग हैं, हम हैं, यहाँ पर रहते हैं जब टेम्परेचर 1 भी चला जाता है सर्दी में, और जब गर्मियों में 50 के अराउंड भी पहुँच जाता है, तो हम किस तरह के एनिमल हैं? हम यूरिथर्मल हैं, जो जिनकी डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इतनी बड़ी है कि वो स्नो से लेके डेजर्ट तक मिलते हैं। मैमल्स और बर्ड्स उसका एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं डेजर्ट में भी मैमल मिलता है, कैमल, और पोलर रीजन में मिलता है पोलर बेयर। डेजर्ट में बहुत सारी बर्ड की स्पीसीज मिलती हैं और पोलर रीजन में मिलते हैं पेंगुइन। इसका मतलब बर्ड्स और मैमल्स यूरिथर्मल हैं, और ज़्यादातर 99% प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब स्टीनोथर्मल हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर की इतनी वेरिएशन सूट नहीं करती, इसलिए वो स्टीनोथर्मल हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फैक्टर हमने पढ़ा था वो वाटर का था, और मैंने कहा था वाटर ही बेसिस होता है लाइफ का। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए वाटर की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी वाटर में ही होती हैं हमारे सेल के अंदर। वाटर एज ए मीडियम काम करता है। ठीक है, और वाटर में सोल्ट की कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहती हैं उनके लिए। इसलिए उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर में अलग अलग सोल्ट की कंसंट्रेशन में सर्वाइव करने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने सोल्ट की कंसंट्रेशन बताई थी 3 अलग अलग टाइप के वाटर में। एक तो इनलैंड वाटर जिसमें 5 पार्ट पर 1000 थी, 30 से 35 फ्रेश वाटर में, ओशियन वाटर में, और मोर देन 100 हाइपर सलाइन लैगून में। ठीक है, इसका मतलब जो हाइपर सलाइन लैगून है या फिर इनलैंड वाटर बॉडीज हैं, उनमें तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो नैरो रेंज ऑफ सोल्ट कंसंट्रेशन को ही टॉलरेट कर पाते हैं, लेकिन ओशियन में लार्ज रेंज वाले हैं। इसलिए सोल्ट की कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर पाएँ उसके बेसिस पर भी एनिमल ऑर्गेनिज्म 2 टाइप की हो गई। स्टीनोहेलाइन वो ऑर्गेनिज्म जो कि नैरो रेंज ऑफ सोल्ट कंसंट्रेशन में ही सर्वाइव कर पाती हैं, और यूरिहेलाइन वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सोल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं कम और ज़्यादा। ठीक, सेकेंड। थर्ड, लाइट एसेंशियल इसलिए है क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट ही होता है। लाइट के बेसिस पर प्लांट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। फोटो पीरियड का मतलब ये होता है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट। किसी प्लांट पे फ्लावरिंग के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना चाहिए, कम या ज़्यादा? अगर शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट डे प्लांट होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए तो लॉन्ग डे प्लांट होगा, और जिस पर सनलाइट के एक्सपोजर का इफेक्ट नहीं होता वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। तो फोटो पीरियडिज्म ये होता है कि फ्लावरिंग किस तरह से अफेक्ट होती है। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव पैटर्न ये सब डिसाइड करती है क्या, लाइट। इसलिए लाइट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोइल फोर्थ फैक्टर था, सोइल से रिलेटेड फैक्टर को एडेफिक फैक्टर्स बोलते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं? सोइल का कलर, ग्रेन की साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पीएच, ह्यूमस का कंसंट्रेशन, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें मिलाकर सोइल की एक पर्टिकुलर नेचर बनती है। उस नेचर के बेसिस पर वहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। और टाइप ऑफ हैबिटेट
टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइप ऑफ सोइल के बेसिस पर ही प्लांट पर डिपेंडेंट एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 एबायोटिक फैक्टर हमने कंप्लीट किए थे जो मैंने अब रिवाइज करवाए हैं। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, उनके लिए ऑर्गेनिज्म किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तब आप समझे ध्यान से। रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर किसी एबायोटिक फैक्टर में चेंज आता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरह से चेंज आएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटरनल लेवल और यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, कई बार पूछा जाता है। ये ए और ए बी और सी, ध्यान से समझिए आप, ए बी सी। ए है कन्फॉर्मर, बी है रेगुलेटर और सी है पार्शियल रेगुलेटर। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, कॉन्फॉर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर। आपको क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ में? हम ये समझ रहे हैं कि जो कन्फॉर्मर प्लांट या एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल का कोई भी एबायोटिक फैक्टर चेंज होता है, जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए टेम्परेचर का, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर कम होता है। समझे? इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं कन्फॉर्मर। पूरी दुनिया में जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें से 99% कन्फॉर्मर ही हैं, मतलब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से ही अपने आप को बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म में बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और वो एक्सटर्नल लेवल पर डिपेंड भी नहीं करता, एक्सटर्नल कम हो या ज़्यादा हो, उनकी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा हमेशा। उन ऑर्गेनिज्म को हम रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल जिनमें की टेम्परेचर बाहर के हिसाब से उनकी बॉडी का भी बदल जाता है वो तो कन्फॉर्मर्स होते हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे मैंने बताया बर्ड्स और मैमल, जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले बाहर का कम या ज़्यादा होता रहे, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटर। समझे? और तीसरा है पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर पहले तो टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हैं। तो 3 बड़ी कैटेगरीज हो गई। इस ग्राफ में यही बताया गया है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए रेस्पॉन्स किस तरह करती है ऑर्गेनिज्म। अगर एक्सटर्नल के साथ बदलती गई तो वो कन्फॉर्मर्स होंगी, अगर एक्सटर्नल पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो रेगुलेटर्स होंगी, और एक्सटर्नल के हिसाब से पहले चेंज और फिर कांस्टेंट कर लेगी तो वो पार्शियल रेगुलेटर्स होंगी। तो 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, समझे? तो ये ग्राफ नोट्स में भी है, वो आपको बनाना जरूरी। अब मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होते हैं कन्फॉर्मर और रेगुलेटर। नाम से आपको पता लग रहा है रेगुलेटर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खुद की बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं। उसके लिए टर्म हम यूज कर सकते हैं, दे मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, आप समझ लीजिए, नोट में ये सारी चीजें मेंशन है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है द कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी में कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस बनी हुई हैं, टेम्परेचर की हो, पीएच की हो, ऑस्मोलरिटी की हो, सब कुछ कांस्टेंट रहता है, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलता नहीं है। तो हम क्या हुए? रेगुलेटर। बर्ड्स क्या हुए? रेगुलेटर। ठीक है,
रेगुलेट किया है, मतलब जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में हम रह रहे हैं वहाँ पर अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करें, यही है रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो हमने किस तरह से एडजस्ट कर रखा है, हमने अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस कर रखा है इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बर्ड मैमल, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलेटर। ठीक, सेकेंड कन्फॉर्मर। कन्फॉर्मर इज the organisms which are unable to maintain constant internal conditions and their temperature and other conditions change along with change in external environment। उनका पूरा डिपेंडेंस एबायोटिक फैक्टर्स पर है। टेम्परेचर बढ़ा बाहर का तो बॉडी का भी बढ़ेगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ी तो बॉडी की भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सभी प्लांट मतलब 99% लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कन्फॉर्मर के, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट शो करते हैं। समझा? तो आप इसमें प्लांट भी लिख दो, इसमें एनिमल्स भी लिख दो, इसमें माइक्रोब्स भी लिख दो, बस इनको छोड़ दो तो सारे लोअर इनवर्टिब्रेट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग माइक्रोब, lower animals, all plants, they are kept under the category of conformer। वो इस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, समझे यहाँ तक? उसके बाद अगला रेस्पॉन्स है माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब ये है कि माइग्रेशन, और माइग्रेशन का मतलब आपको पता है एक एरिया को छोड़कर दूसरे में चले जाना। अब ये इस तरह का एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रेस्पॉन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर हैबिटेट में एबायोटिक फैक्टर्स को टॉलरेट नहीं कर पाती तो उस हैबिटेट को कुछ टाइम के लिए छोड़कर चली जाती है कहीं और। क्यों छोड़ देती है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, ये कुछ टाइम तक रहने वाली हैं। और दूसरे में क्यों चली जाती है? क्योंकि दूसरे में नॉर्मल कंडीशंस हैं। तो माइग्रेशन एक इस तरह का रेस्पॉन्स है एबायोटिक फैक्टर के, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए मोर हॉस्पिटेबल एरियाज में माइग्रेट कर जाती हैं, चली जाती हैं। मतलब साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से चल के राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको घाना बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, जो कि भरतपुर राजस्थान में है, वहाँ पर आते हैं साइबेरिया से। क्यों आते हैं? क्योंकि 2 महीने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वैसे तो ठंड ही रहती है, लेकिन 2-3 महीने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो उनको पता है कि नवंबर दिसंबर में वहाँ पर ठंड रहेगी, लेकिन कम रहेगी। जून जुलाई में तो वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते, क्योंकि जून में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उनको पता है कि वहाँ पर ज़्यादा सर्दी रहेगी, मतलब साइबेरिया की बजाय कम सर्दी रहेगी। तो स्ट्रेसफुल हैबिटेट का अवॉइड करने के लिए भरतपुर में आ जाते हैं, और 2-3 महीने रुकने के बाद वापस से वहीं चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाती है उन 2-3 महीनों में। इस तरह के रेस्पॉन्स को बोलते हैं माइग्रेशन। समझे? एडजस्ट नहीं कर पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए इतनी सर्दी को, इसलिए आ गए। और जब टाइम बीत जाएगा, यहाँ पर गर्मी का टाइम आ जाएगा, वहाँ पर फिर से वही नॉर्मल सर्दी का टाइम आ जाएगा, तो वो वापस से वहीं चले जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइबेरियन क्रेन, कहाँ से? साइबेरिया टू भरतपुर राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क या घाना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो इस तरह का एक रेस्पॉन्स इन्होंने जनरेट कर लिया है, अवॉइड कर दी उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को,
छोड़ आए उन स्ट्रेसफुल कंडीशन को ताकि सर्वाइव कर सके। तो ये अगला एबायोटिक फैक्टर के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स। नेक्स्ट एक्टिवेशन। एक्टिवेशन को बोलते हैं समर स्लीप। समर स्लीप का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स स्पेशली फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनमें बॉडी का टेम्परेचर कन्फर्मर्स के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल लेवल के हिसाब से चेंज होता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा गर्मियों में, तो उनकी बॉडी को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए वो कुछ टाइम के लिए स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में चले जाते हैं, केव में चले जाएंगे, बरोज में चले जाएंगे और 2-3 महीने तक वहीं पर रहेंगे। तो इस स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी ड्यूरिंग समर, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन, रेप्टाइल, एक्सेट्रा। तो माइग्रेट में तो वो जगह को छोड़कर चले गए थे, यहाँ पर है तो उसी जगह में, लेकिन इनएक्टिविटी की स्टेज हो गई है, समर स्लीप हो गई है। अब वो कोई अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर रहे हैं, वो बरोज में चले गए। जब बारिश आएगी, मानसून सीजन आएगा, तो पानी बहता हुआ अपने आप उनके बिल तक पहुँच जाएगा। इसलिए वो निकल के बाहर आने लग जाएंगे कि अब अच्छी कंडीशन है, अब गर्मी नहीं रही। इसीलिए विंटर के टाइम में इसमें सांप, फ्रॉग या फिर और भी एनिमल्स निकलते हैं, क्योंकि वो स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में चले गए थे, समर स्लीप में चले गए थे, क्योंकि मई जून में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया था कि उनको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उनका ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा था, क्यों? कन्फर्मर्स की तरह। इसलिए उन्होंने ये उपाय निकाल लिया कि अब हम स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में रहेंगे। इसी तरह गर्मी में इनको बहुत गर्मी लगती है क्योंकि एडजस्ट नहीं कर पाते। सर्दी में बहुत सर्दी लगती है, इसको बोलते हैं विंटर स्लीप। विंटर स्लीप में भी सेम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सभी होते हैं स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में चले जाते हैं। विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो टेम्परेचर बिल्कुल 0 के करीब आ जाएगा, तो वो छूट जाएंगे कहीं जाकर 2-3 महीनों के लिए और फिर वापस आएंगे। तो स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर टू अवॉइड स्ट्रेसफुल क्लाइमेटिक कंडीशंस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। और हाइबरनेशन भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स करते हैं, मैमल्स तो नहीं करते, क्योंकि मैमल्स में जब सर्दी ज़्यादा लगेगी तो बॉडी में हीट जनरेट करने का एक प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड शिवरिंग, वाइब्रेशन, कांपना। शिवरिंग से हीट जनरेट होती है बॉडी के अंदर, जिससे वो आराम से सर्वाइव करते हैं। और समर में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, और पसीना आने की वजह से बॉडी की सरफेस हो जाती है कूल, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इनमें इस तरह की ग्लैंड नहीं होती, स्वेट ग्लैंड। उसके बाद एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या है? एंडोस्पोर मान लीजिए या फिर मान लीजिए हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में भी, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट को छोड़कर भी नहीं जा सकती और वहाँ रहने में भी उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग सिक्रेट करके और स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में चली जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगे तो वो फिर से ग्रो करें और नई ऑर्गेनिज्म बनाए, इसको बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। हार्ड रेजिस्टेंस कवरिंग बना लेते हैं अपने चारों। और जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस निकल जाती हैं तो फिर वो उसको ब्रेक करके बोल को और बाहर आ जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, अमीबा में उसका फॉर्मेशन होता है, और डाइकोट है स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी इन जूप्लैंक्टन।
जो प्लैंकटन, हर्बीवोर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्वेटिक फूड चेन में जो दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, इन जू प्लैंकटन में जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो उनको अवॉइड करने के लिए ये स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में चले जाते हैं, जिसके लिए स्पेशल टर्म है डायापोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या समझाई कि एबायोटिक फैक्टर के लिए अलग अलग तरह से क्या रेस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकते हैं, कुछ वही रहकर तो कुछ एरिया को छोड़ कर चले जाते हैं। ठीक है, समझे आप लोग? ठीक है, तो रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर सब आप समझ गए होंगे, रेगुलेट, कन्फॉर्म, माइग्रेट, एंडोस्पोर, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एंड डायपोर। मतलब उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि 99% लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी तरह से जिनको एडजस्ट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरह के रेस्पॉन्स जनरेट किए और अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश की। कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन कोई छोड़ के चला गया, कोई वहीं पर रह के अपने चारों ओर ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर ले जो कई स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी में चले जाएं। तो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जब ये चेंजेस उनके हैबिटेट में आते रहे तो इवोल्यूशन के दौरान कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को उन स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए अडेप्ट ही कर लिया, अपनी बॉडी में कुछ इस तरह के करेक्टर नेचुरली डेवलप ही कर लिए कि अब उनको ना तो छोड़ के जाने की ज़रूरत है और ना ही स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में जाने की ज़रूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को इस तरह से इवोल्व कर लिया कि परमानेंट सिरदर्दी से छुटकारा ले लिया कि बार बार में कौन एस्टिवेशन करेगा, कौन हाइबरनेशन करेगा, कौन एरिया से माइग्रेट करेगा, ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए उनकी बॉडी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या बिहेवियरल चेंजेस उन्होंने इंड्यूस कर लिए, जिससे कि अब उनको वो एरिया छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं, स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं और उन कंडीशंस में वो आराम से सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो अडेप्टेशन की डेफिनेशन क्या होगी? मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और बिहेवियरल changes in organisms which make them suitable to live in their original habitat during stressful environmental conditions। ठीक है, तो ये हुई अडेप्टेशन की डेफिनेशन। लेकिन सब में नहीं, कुछ में है। जैसे गर्मी में सबको गर्मी लगती है, कुछ लोग अपने कूलर लगा के, कुछ एसी लगा के, कोई भी इस तरह का एडजस्टमेंट करके सर्वाइव करते हैं, लेकिन ऐसा भी सब नहीं कर सकते। तो सब क्या कर सकते हैं? सब यही कर सकते हैं। डेजर्ट में एक्सट्रीम क्रॉसिंग हीट जरूर होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। आप जो ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पा रहे वो एस्टिवेशन कर लें, और जो कर पा रहे हैं उन्होंने अडेप्टेशन कर रखी है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट के लिए डेवलप कर रखी है, जिससे कि वो इजीली वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में। तो क्या देखिए, डेजर्ट एनिमल्स जैसे कैंगरू, रैट, आपने फैक्ट में सुना, फैक्ट में पढ़ा होगा कभी कि कैंगरू रैट 1 महीने तक पानी पिए बिना रह सकता है। तो ऐसे ज़्यादा इतने हीट में भी क्या उसकी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है? वाटर की रिक्वायरमेंट भी है और वाटर की रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट भी होती है। कैसे? उसमें किस तरह के एडेप्टेशन डेवलप हो गए कि पानी पिए बिना भी उसकी प्यास बुझ जाती है, पानी पिए बिना भी उसकी बॉडी में वाटर की कमी नहीं आती और वो सर्वाइव करता है। उसमें 2 मेन एडेप्टेशन डेवलप हुई है। फर्स्ट, कंसंट्रेटेड यूरिन। जब वो अपनी बॉडी से यूरिन रिमूव करता है तो जितना वाटर उसमें मिक्स नहीं करता कि वाटर लॉस हो जाए बॉडी से,
बस यूरिन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिमूव कर देगा और उसमें से जो बचा हुआ वाटर है उसको वो यूज कर लेता है अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। तो पहला एडेप्टेशन कंसंट्रेटेड यूरिन और दूसरा एडेप्टेशन फैट ऑक्सीडेशन रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। दिस वाटर इज यूज्ड इन ऑल सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कंसंट्रेटेड यूरिन और फैट मेटाबॉलिज्म। कंसंट्रेटेड यूरिन से एक्सेसिव वाटर लॉस को वो रोक लेता है, उस पानी को यूज कर लेता है और बॉडी में फैट के ब्रेकडाउन से पानी रिलीज होता है, वो बॉडी के अंदर ही काम आ जाता है। तो इसमें बायोकेमिकल एडेप्टेशन डेवलप हो गए। अब वो आराम से वहाँ सर्वाइव कर रहा है। एक और एग्जाम्पल कैमल का भी ले सकते हैं। कैमल में अलग से जो हम्प होता है उसके अंदर फैट स्टोर होता है, उस फैट का ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होता रहता है, पानी बॉडी के अंदर ही बनता रहता है, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। तो ये डेजर्ट एनिमल है, उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर दिया। फर्स्ट समझ गए? सेकंड डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में जैसे ओपनसिया, जिनको कैक्टी बोलते हैं, यूफोर्बिया, ठीक है, ये एरिड रीजन में रहते हैं। एरिड जोन वाले प्लांट हैं। एरिड जोन वो होता है जो वाटर डेफिशिएंट होता है, मतलब डेजर्ट वाला रीजन। तो एरिड जोन वाले प्लांट में ऐसे क्या एडेप्टेशन है जो कि उनको वहाँ के लिए सुटेबल बनाते हैं? कुछ ऐसे एडेप्टेशन आपको भी पता है। फर्स्ट, थिक क्यूटिकल। उनके स्टेम के ऊपर लीफ तो रिड्यूस हो जाते हैं स्टेम में, स्टेम पर थिक क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल होने का एडवांटेज ये है कि ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस बहुत कम होता है। फर्स्ट हो गया थिक क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन। सेकेंड, लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे कि ट्रांसपीरेशन का सरफेस एरिया कम हो जाए और बॉडी से वाटर लॉस बंद हो जाए, ताकि पानी बचेगा तो डेजर्ट में सर्वाइव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड, डीप रूट। उनकी रूट्स सोइल में बहुत डीप तक जाती हैं और सोइल के पार्टिकल्स से जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, उसको खींच के ले आती है। समझे? तो डीप रूट होना भी एक डेजर्ट हैबिटेट है, एडेप्टेशन है। फिफ्थ है संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा का मतलब उनके स्टेम या लीफ के ऊपर स्टोमेटा सरफेस पर ना होकर डीप पिट्स में होते हैं, ताकि वहाँ एयर तो आ जा सके लेकिन वाटर की एक भी ड्रॉप इवेपोरेशन से रिमूव ना हो सके। तो संकन स्टोमेटा भी इनके अंदर होते हैं। स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लीफ तो हटा ही देते हैं ताकि पानी का लॉस ना हो। स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है और लार्ज अमाउंट में म्यूकस और वाटर को स्टोर करता है। आप एक एग्जांपल एलोवेरा का देख सकते हैं। एलोवेरा की वो लीफ नहीं है, वो स्टेम है जो यूज किया जाता है। उस ग्रीन स्टेम को तोड़ते ही म्यूकस निकलता है। इसका मतलब इस प्लांट ने वाटर को कंजर्व किया हुआ था म्यूकस की फॉर्म में। CAM की फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा पाथवे है, जैसे और प्लांट में C3 C4 चलता है ना, तो यहाँ पर CAM पाथवे चलता है जो वाटर कंजर्वेशन में प्लांट की हेल्प करता है। तो ये 6 एडेप्टेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं नोट में से कि क्यों डेजर्ट प्लांट इतनी ज़्यादा हीट में भी आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। समझे आप? तो डेजर्ट प्लांट और एनिमल की बात हो गई। उसके बाद पोलर एनिमल। पोलर एनिमल जैसे पोलर बियर। पोलर एनिमल्स में क्या एडेप्टेशन है कि वो वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं? इसके लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं एलन रूल। एलन रूल का मतलब क्या है? द एनिमल्स विच लिव इन पोलर रीजन हैव शॉर्ट एक्सटर्नल ईयर एंड शॉर्ट लिम्स। उनके हाथ पैर बहुत छोटे छोटे होंगे, एक्सटर्नल ईयर बिल्कुल रिड्यूस होंगे, छोटे से होंगे। इसका कारण क्या है? पोलर बियर की इमेज अपने दिमाग में बनाइए।
पोलर बियर में ये चीज़ें छोटी इसलिए होती हैं कि हमारी तरह इतने बड़े बड़े हाथ पैर हों तो सारी हीट उनकी बॉडी से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। कान भी इस तरह से खड़े हो, हाथी के जैसे बड़े बड़े कान हों तो सारी हीट उनकी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी। उस हीट को तो बचाना है उन एनिमल्स को, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसलिए उन्होंने इस तरह से अडेप्ट कर लिया अपनी बॉडी की मॉर्फोलॉजी को कि उनकी बॉडी से हीट लॉस बहुत कम हो गया और वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो बस ये रूल एलन एक साइंटिस्ट है उसका है कि पोलर रीजन में जो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे उनमें एक्सटर्नल ईयर्स और लिम्स छोटे छोटे होंगे ताकि हीट लॉस बताया जा सके। और दूसरा ब्लैबर भी प्रेजेंट होगा। ब्लैबर क्या होता है? स्किन के नीचे फैट की मोटी लेयर होती है जो हीट लॉस को रोकती है और इंसुलेटर की तरह काम करती है, क्योंकि हीट लॉस बचाना है। तो ये दो अडेप्टेशन इसमें हो गए, रूल और ब्लैबर का प्रेजेंट होना। एग्जाम्पल आप पेंगुइन भी लिख सकते हैं पोलर बियर के साथ साथ। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, ये ह्यूमन के लिए है। ह्यूमन, आपको ये तो पता है कि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और प्रेशर कम होता जाता है। तो जब हम कभी विजिट करने जाएं या फिर जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं बहुत ऊपर के रीजन्स में, उनके अंदर होती है हाइपोक्सिया कंडीशन। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उनके अंदर, और लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भले ही वो वहाँ पर रह रहे हैं उनमें हो या फिर मैं चला जाऊँ, जैसे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग बहुत ऊपर की जगह है, वहाँ पर अगर चले जाएं तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम होगी? बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर घट जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, नोजिया, हेडेक, या फिर ब्लड भी बॉडी से बाहर आ सकता है, चक्कर आने लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या है? हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है। तो उससे कोप अप करने के लिए बॉडी किस तरह से बायोलॉजिकल एडेप्टेशन लाती है अपने अंदर, वो क्या है? फर्स्ट, ब्रीथिंग रेट विल बी इंक्रीज, ब्रीथ करने की रेट बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी ब्रीथिंग रेट, फास्ट फास्ट हम सांस लेने लगेंगे। सेकेंड, एरिथ्रोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू आरबीसीज इन ब्लड विल बी इंक्रीज। ब्लड में आरबीसीज बहुत ज़्यादा बनने लग जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, आरबीसीज को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचानी है सभी टिश्यू तक, इसलिए आरबीसीज बढ़ जाएंगी। ये चीज बच्चे गलत करते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ये घट जाती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज, क्योंकि जब आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी ना तो उसी ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जब आरबीसी बहुत ज़्यादा होंगी तो बाइंडिंग कैपेसिटी घटानी पड़ेगी हीमोग्लोबिन को। ये तीन एडेप्टेशन बॉडी में आते हैं जिससे कि बॉडी उन कंडीशन में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को कोप अप कर सके और सर्वाइव कर सके हम वहाँ पर। ठीक है, तो ये है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में समझ गए होंगे क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्यों होते हैं, हाइपोक्सिया के कारण होते हैं, फिर क्या अडेप्टेशन आ जाते हैं, ये तीनों अडेप्टेशन। उसके बाद एंटार्क्टिका फिशेज, एंटार्क्टिका फिशेज के अंदर होती है एंटी फ्रीज प्रोटीन। आपको पता है ज़्यादातर सर्दी में वो पानी बिल्कुल जमा रहता है और उस पानी के नीचे फिशेज आराम से सर्वाइव करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके सेल के साइटोप्लाज्म में एंटी फ्रीज प्रोटीन है जो उनके वाटर को, उनके साइटोप्लाज्म को जमने नहीं देता और वो वहाँ पर आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। तो सिर्फ एक लाइन का आंसर होगा, एंटार्क्टिका फिशेज कंटेन एंटी फ्रीज प्रोटीन इन देयर सेल साइटोप्लाज्म टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म सो दैट दे आर एबल टू सर्वाइव। डेजर्ट लिजर्ड के अंदर बिहेवियरल एडेप्टेशन होता है। बिहेवियरल एडेप्टेशन का मतलब आप इस तरह से समझिए कि डेजर्ट लिजर्ड इतनी ज़्यादा गर्मी में किस तरह से सर्वाइव करती है जबकि वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी है। तो इस तरह से बिहेवियरल एडेप्टेशन है उसके अंदर कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब तो वो सनलाइट में चली जाती है, बाथ इनटू द सन, बाथ मतलब धूप सेकना, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो किसी प्लांट के या किसी और
सैंड ड्यून्स होते हैं, उनकी छाया में चली जाती है। तो गर्मी होगी छाया में, सर्दी होगी सनलाइट में। इस तरह से मूवमेंट करके अपने आप को अडेप्ट कर लेती है और वहाँ पर इजीली सर्वाइव करता है। ठीक है, तो इन सभी अडेप्टेशन की डेफिनेशन में 3 चीजें हैं। इनमें से ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये भी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल भी है और बायोकेमिकल भी है, क्योंकि ये अंदर का प्रोसेस है। पोलर बियर में मॉर्फोलॉजिकल है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल दोनों है, क्योंकि फैट की मेटाबॉलिज्म होना और यूरिन कंसंट्रेशन होना ये सिर्फ बायोकेमिकल है, बॉडी के अंदर केमिकल है। ह्यूमन में ये भी बायोकेमिकल है और ये भी है। ठीक है, तो तीनों टाइप की अडेप्टेशन ये है, अलग अलग एनिमल्स में है और वो वापस कर रहे हैं। तो समझने की चीज थी, इनकी ये करेक्टर 2 2 3 3 6 से जो भी बताया ना, सारे लर्न होने चाहिए आपको। ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन आने वाली थी। ठीक है, कि कंगारू रैट कैसे सर्वाइव करता है, आपको दोनों पॉइंट याद आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक एंटीबायोटिक फैक्टर का जो अडेप्टेशन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम एक नया पार्ट है इस चैप्टर में, अभी तक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम आगे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़े, नोट्स में सेंड कर दूंगा। अच्छे से नोट्स बनाते टाइम भी थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बनाएंगे तो वो सभी लर्न हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।